नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए जैसे कि हम आपको जो आपका सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा उसके वन लाइनर मैराथन के रूप में करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने पहला पार्ट इसी का देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम आगे के प्रश्न और देखेंगे। टोटल 3 पार्ट में आपके सभी प्रश्न समाप्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो आप सभी जानते हैं आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हुई है। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो बर्कले हैं। प्राचीन आदर्शवाद के जनक जो हैं वो कांट हैं। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हीगल हैं और नैतिक आदर्शवाद के जनक प्लेटो हैं। तो ये चारों ही नाम मैंने आपको बताए भी थे और आपको याद भी रखने हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखे उनको मैं बता दूं, 8 वीडियो में हम आपका पेपर 1 और पेपर 2 यानी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पूरा कोर्स 8 वीडियो में करा चुके हैं। फिर से इस सन 2020 में जो आपका नवंबर में पेपर होने वाले हैं उसके लिए यदि आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। तो चारों नाम ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्य व आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? तो मैंने बताया भी था, प्लेटो ने जो है वो व्यक्त किया है। अगला है, आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया जाता है? तो आदर्शवादी में विचारों को महत्व दिया जाता है। प्रश्न विधि के जनक कौन है? तो सुकरात हैं। अगला प्रश्न है, संवाद विधि के जनक कौन है? मैंने सब ये सारी चीजें ट्रिक से एक एक आपको ट्रिक से बता रखी हैं। शिक्षा के क्रम से नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रत्येक टॉपिक पर एक एक वीडियो बने हुए हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो संवाद है इससे आप याद रखेंगे स्वाद, और स्वाद किस में आता है? जब आप खाना प्लेट में खाते हैं तो प्लेट से प्लेटो। इस टाइप की बहुत सी अच्छी अच्छी ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता रखी है। अगला वाला प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था, निगमन और आगमन विधि के जनक। तो आपको बताया था कि सभी लोग कमेंट में बताइएगा। तो अरस्तु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने जिसने अरस्तु आंसर दिया था उसका बिल्कुल सही है। निर्देशन विधि के जनक कौन है? तो हर्बर्ट हैं। हर्बर्ट भी इनका नाम लिखा देखने को मिलता है कहीं कहीं। तर्क विधि के जनक कौन है? तो हीगल है। मैंने सब आपको ट्रिक से बताया। मैंने कहा था ना कि एक बर्फ जो है इस टाइप के आप पीस लीजिए, टुकड़ा दीजिए और उसके बाद उसको ध्यान से देखिए तो क्या होगा, धीरे धीरे वो गलेगी, गलने लगेगी। तो तर्क से आप याद रखेंगे कि आप इस बर्फ को देखकर तर्क कर रहे हैं, और ही गल यानी कि हाँ वो गल रही है, ही गल, इस टाइप से जोड़कर याद रख सकते हैं। खेल विधि के जनक फ्रोबेल हैं। अभ्यास और आवृत्ति विधि के जनक पेस्टोलॉजी हैं। किस दार्शनिक ने कहा है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? तो जेंटिल ने जो है वो कहा है। अगला है, आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन से क्या है? प्रमुख उद्देश्य में एक वर्ड में आत्मानुभूति है जो है आपका हो जाएगा। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो टोटल 8 विधियां हैं। प्रकृतिवादियों की शिक्षा का आधार क्या है? तो मूल प्रवृत्तियां हैं। प्रकृतिवाद जो है उसने सीखने की किस विधि को जन्म दिया? तो ह्यूरिस्टिक विधि को जन्म दिया। प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? तो इंद्रियों को आवश्यक माना है। प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? तो आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया है। सब वन लाइनर है, आपको एक एक पता होना चाहिए। वैसे 8 वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। प्रकृतिवाद जो है उसके कितने रूप बताए गए हैं? तो टोटल 3 रूप जो है वो बताए गए हैं। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है? तो ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो आप कहेंगे उपयोगिता है। प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? तो प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। आप देख रहे हैं प्रयोजनवाद से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सब दे रखे हैं यहाँ पर। अगला है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है, किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो प्रयोजनवाद के नाम को ही इन सब नामों से जाना जाता है। और ये सब किसने किसने नाम दिए थे सब मैंने आपको वो 8 वीडियो में बताया है। और यही चीज मैंने कहा था कि उन 8 वीडियो के बाहर से कुछ नहीं आएगा। उनको नहीं देखा हो देख लीजिएगा जाके। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फास्ट रिवीजन नाम से प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के और बाकी भी सभी। तो बात करें यहाँ पर कुछ नाम की, जैसे कि अनुभववाद है, आपका फलवाद है, तो वो सब किसने दिए थे? विलियम जेम्स ने दिए थे।
जॉन डीवी ने इसी प्रयोजनवाद को साधनवाद, करणवाद, पुनर्रचनावाद, प्रयोगवाद ऐसे नामों से जाना है। पर प्रयोजनवाद किसने नाम दिया है ये भी तो मैंने बताया था, किलपैट्रिक ने नाम ये दिया है। अगला देखते हैं, किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है। ये जो है वो जेम्स का कथन है। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है, तो समाज की होती है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो व्यवहारिक होना चाहिए। प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, तो बालक का सामाजिकरण है। प्रोजेक्टिव मेथड की खोज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट किसने की थी, किलपैट्रिक ने जो है वो की थी। प्रोजेक्टिव को प्रोजेक्ट हिंदी में विधि कहते हैं, और प्रोजेक्ट आप कोई भी ले लीजिए, उसमें आपको अगर इसे टांगना है किसी दीवार पर तो आप क्या लगाएंगे, कील लगाएंगे, और कील से किलपैट्रिक याद रख सकते हैं। प्रोजेक्टिव मेथड, किलपैट्रिक। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं, तो प्रयोजनवाद में बताए गए हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। तो शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है, बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक होता है, और जो जॉन डीवी हैं वो इसे सामाजिक वातावरण जो है वो कहते हैं। अगला है, शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। इस संबंध में डीवी के विचार लिखिए। तो यहाँ पर विचार लिखे हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। अगला है, फ्रोबल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना, और इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण भी तैयार किया जाना चाहिए। फ्रोबल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है, पहला यहाँ पर पूछा गया प्रथम उद्देश्य, यहाँ पर द्वितीय उद्देश्य। तो दूसरा उद्देश्य है व्यक्ति को ऐसा बनाना कि वह ईश्वर में स्थित। तो ये फ्रोबल के अनुसार हो जाएगा द्वितीय उद्देश्य के अंतर्गत कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तु में जो निहित आंतरिक अविच्छिन्नता है उसको समझ ले। तो ये प्रथम उद्देश्य है, ये द्वितीय उद्देश्य है। देखिए प्रश्न इनसे रिलेटेड कोई भी आएगा तो इनको दोनों को मिलाकर भी आप वहां पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत पूछा जाता है, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया, तो 1805 में उसने शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम बालोद्यान या किंडरगार्टन रखा गया। तो 1839 में वह कहता है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला है, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण का उद्देश्य है मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना, ना कि उसको और अधिक ज्ञान प्राप्त करना। देखिए डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा है, पर अगर जो मेन है वो आप याद कर लेंगे तो क्या होता है, हो सकता है उन्हीं में से कोई फंस जाए। बाकी डेफिनेशन का कोई एंड नहीं है, बहुत सी हैं, कहीं से भी पूछी जा सकती हैं। अगला है, मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है, तो बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें दबाना चाहिए। इन स्वरूपों को ना हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार जो है वो विकास हो। ये मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत हो जाएगा। अगला है, इनके अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है, मैंने तीनों ही बताए थे आपको। कौन कौन से, एक था कर्मेंद्रियों की शिक्षा, एक था ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, और तीसरा था भाषा तथा गणित की शिक्षा। तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण के संबंध में पूछा गया है। और वीडियो पसंद आ रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँ। प्रश्न क्या है, यानी कि आंसर कि 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उसकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ये मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण था। और मैंने ओवरऑल एज भी आपको तो बताई थी 3 से 7 वर्ष, तो वहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 वर्ष की आयु को लेकर। अगला है, गिजू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार हैं, तो शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। ये शिक्षक के संबंध में इनके बारे में हो जाएगा। अगला है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है, तो बुनियादी शिक्षा है। प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है, तो शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। ये प्लेटो के अनुसार था। अगला प्रश्न देखते हैं, एमिल जो है वो किसकी रचना है, मैंने जब बताया था आपको तो बताया था रूसो की बहुत फेमस रचना है, और सभी मैंने रचनाएं बता दी थी, तो रूसो की रचना है।
अगला है निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो रूसो जो है वो प्रकृतिवादी विचारक था और उसकी जो शिक्षा थी वही निषेधात्मक थी। वो 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। अगला है रूसो ने अनुशासन के किस दो सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो एक है आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा है प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है? तो तात्पर्य है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत और बुरे कार्यों के लिए दंडित स्वयं करती है। ये मैंने आपको प्रकृतिवादी में बताया भी था। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। अगला है कि फ्रोबेल ने अपना विद्यालय जो है वो किस वर्ष प्रारंभ किया, जिसका नाम बालोद्यान या किंडरगार्टन रखा गया? ये मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में आपको बताया था। कब? 1939 में। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही मैंने आपको बताया था कि मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में, एक कर्मेंद्रियों की शिक्षा, एक ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और तीसरा भाषा तथा गणित की शिक्षा। साथ ही साथ मैंने डिटेल में भी सारी चीजें बताई थी। कर्मेंद्रियों की शिक्षा के अंतर्गत कपड़े पहनना, दैनिक जीवन के कार्य वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा में इंद्रिय अनुभव ही बालक की शिक्षा का मेन आधार होता है, वो इसमें आता है। और भाषा तथा गणित की शिक्षा में पहले लिखना बाद में पढ़ना सिखाया जाता है। और ये सारी चीजें एक्टिविटी बेस्ड होती हैं, जो ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अगला है, मॉन्टेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? तो मानसिक मंद बालक जो है उन पर ध्यान दिया। अगला देखते हैं, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? तो सामान्यतः जनसंचार के साधन से अभिप्राय ऐसे अभिकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। अगला है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा। तो गिलिन के शब्दों में दे रखी है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाला बदलाव जो है उसको कहा जाता है, चाहे वो बदलाव भौतिक दशाओं में हो, सांस्कृतिक साधनों में हो, जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव या प्रसार में, अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हों। तो ये सामाजिक परिवर्तन के संबंध है। अगला है विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा लिखिए। तो ये है, विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है और वह सुधार सामाजिक जो उन्नति है उसकी दिशा में है या नहीं, ये विद्यालय के जो संचालक हैं उन पर डिपेंड करता है, उनके विचारों और आदर्शों पर डिपेंड करता है। तो वो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 2019 में द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था सबसे लेटेस्ट में, उसमें पूछा गया था कि मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं। पहला, लेखनी पकड़ने का अभ्यास, दूसरा अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान और तीसरा अक्षरों का उच्चारण। तो ये आपका मॉन्टेसरी पद्धति में जो है वो आ जाएगा। अगला है, मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाना है तो उसके लिए शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है और श्याम पट पर उसका नाम लिख देती है। ये पढ़ने का सिखाने का तरीका लिखा है कि जब बालक जो है उसको पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षिका क्या करती है, किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है और श्याम पट पर क्या करती है, उसका नाम लिख देती है। फिर बालक को शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है और शब्दों को पढ़ने आ जाने के पश्चात वाक्य, जो बालक का वाक्य पढ़ना है वो सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। शिक्षा और समाज में क्या संबंध है? नेक्स्ट है प्रश्न, तो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का भी प्रबंध किया जाना चाहिए। और शिक्षा का जो प्रबंध है वो इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो ये दोनों में संबंध हो जाएगा। अगला है, शिक्षा द्वारा समाज का जो विकास है वो किस प्रकार संभव है? तो आप क्या कहेंगे? शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः किसी भी समाज का विकास किया जाना हो तो वह जो शिक्षा है उसकी उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। और शिक्षा का एक कार्य ये भी होता है कि मनुष्य को ये सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक जो हित है उनकी प्रधानता दी जानी चाहिए। अपने आप पर ही ना सोचे केवल इंडिविजुअल, पूरा समूह को लेकर के सार्वजनिक हित जो है उनको लेकर के सोचना चाहिए। अगला है, समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य क्या है? तो आप क्या कहेंगे? समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है और उन संस्थानों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता जो है वो करता है। अगला है, समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है? तो समाज अपने सदस्य जो है उनके शारीरिक विकास के लिए खेलकूद के साधनों का प्रबंध करता है, व्यायाम के लिए व्यायाम शालाओं का निर्माण करता है। ये सब चीज़ें आप अपने आप से लिख सकते हैं, इसीलिए मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ।
जहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी वहाँ पर किया जाएगा। अगला है परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। तो आप क्या कहेंगे? साधन के अंतर्गत हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम, आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता ये सभी आ जाएगा। अगला है परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। तो बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने हैं, पहेली बॉक्स हैं, चित्र पहेलियाँ हैं, शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, पुस्तकें हैं, इन सभी की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है घर को बालोपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? गिजू भाई का कथन है कि हमारे घरों में ऐसी खूंटियाँ कहाँ हैं कि जिन तक बालकों के हाथ पहुँच सके। हमारी घरों में टंगी जो बढ़िया तस्वीर है वो बहुत ऊंचाई पर टंगी होती है, उनकी तरफ हमारा अपना ध्यान ही बहुत कम जाता है। तो ऐसी स्थिति में बालकों के लिए क्या वो उपयोग रह जाता है। तो घर को बालोपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए उसके संबंध में इन्होंने जो है वो ये कथन दिया था। व्यक्ति और समाज का संबंध, ये ऊपर प्रश्न आया था, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला है कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है। तो कभी कभी इस बात की ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के जो शैक्षिक विकास में असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों में भारी अंतर दिखाई देता है। एक जिले तथा दूसरे जिले के विकास में भी बड़ा अंतर दिखाई देता है। उसी के संबंध में कोठारी आयोग में शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में यही सारी चीजें लिखी थी। अगला है शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है। तो आप क्या कहेंगे कि जनता और देश की खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जबकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो कुशल हो, व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण जो है वो करे। ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अगला है बचपनशीलता बाल श्रम, उस पर टिप्पणी लिखी है। तो ये क्या है? बच्चों से कार्य कराया जाता है, उसके लिए अधिनियम बना हुआ है। देखिए लिखा है इसी आधार पर निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति जो है वो अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, बाल श्रम को विवश करती है। जब आपके घर में वो स्थिति इतनी नहीं अच्छी है तो बच्चों को काम पर लगाया जा रहा है। उसी के संबंध में लिखा गया है कि बाल श्रम के कारण बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं, बचपन, ये सारी चीज़ें छिन जाती हैं। अगला है जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। तो जनसंख्या में अबाध गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्षों पर जो पड़ने वाला कुप्रभाव है उसके प्रति जागरूक तथा संबद्ध जो समाधान है उसके बारे में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। मतलब तीन चीज़ों पर यहाँ पर जोर दिया गया। एक तो जो जनसंख्या बढ़ रही है इतनी तीव्र गति से, वो उसके अलग अलग पक्ष और उसको कैसे रोका जाए उसके संबंध में समाधान। तो सभी की शिक्षा जनसंख्या शिक्षा आवश्यकता क्यों है? तो राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक है, आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन कुशलता के लिए, परिवार नियंत्रण कार्यक्रम जो उनकी सफलता के लिए, परिवार नियोजन के लिए, योजनाओं की सफलता के लिए। तो ये सभी पॉइंट आप लिख सकते हैं जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों के संबंध में। अगला है आपका एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। तो 83 मूल्य जो है उनको सूचीबद्ध किया है। और ये जितने भी आप प्रश्न देख पा रहे हैं ये सभी केवल और केवल डीएलएड के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट में भी यही आपका वर्तमान भारतीय कोर्स में है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास कोर्स में है, तो वहाँ भी आपको ये प्रश्न हेल्प करेंगे। अगला है घर का परिवार जो है उसकी मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए। तो घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है और बालक अपने पारिवारिक जो मूल्य हैं उनकी अनुकृति है। अगला है बालक में मूल्यों के विकास के लिए कौन कौन से जन संचार के साधन हैं। तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सभी आपके जन संचार के साधन जो है वो हो जाएंगे। अगला है राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। तो देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना, वो क्या होता है? राष्ट्रीय एकता होता है। सारी चीजें लिख सकते हैं आप। लाभ बताइए राष्ट्रीय एकता के। तो भाषा के विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति और आर्थिक प्रगति में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी, इस टाइप से बहुत से पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ क्या है। तो वह जो अपने राज्य का ही नहीं सदस्य पूरे विश्व का नागरिक भी है, वो ये भावना आप कहेंगे इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। अगला है बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं, तो यही ऊपर वाली लिख सकते हैं, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा,
वैसे ये विशेषताएं नहीं है, ये आपकी शिक्षण विधि को भागों में बांटा गया। इन्होंने यहाँ पर विशेषताओं में लिख दिया है जो गलत है। विशेषताओं में जो आप लिखेंगे वो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास संबंधी शिक्षा, आत्म विकास का जो सिद्धांत है उससे संबंधित, या ज्ञानेंद्रियों का जो प्रशिक्षण है उसकी शिक्षा। तो वो शिक्षा डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं, उसके प्रशिक्षण को लेकर विशेषता लिख रहे हैं ना आप यहाँ पर। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है? तो करके सीखना, अनुभव से सीखना, सहसंबंध विधि, ये सभी हो जाएंगे। पंचपदी प्रणाली के जनक बहुत पूछा जाता है, हर्बर्ट हैं। देखिए यहाँ पर हर्बर्ट सही लिखा है, बाकी हर्बर्ट हर्बर्ट हर जगह लिखा है। खेल विधि का जनक कौन है? फ्रोबेल हैं, ये भी मैंने बताया आपको। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? फ्रोबेल हैं, ये भी मैंने ऊपर बताया। बालोद्यान इसी को कहते हैं। ड्रॉप आउट बच्चे कौन है? तो ये सभी बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं, ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। किसका कथन है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कथन है। अगला है, प्रयोजनवाद जो शिक्षा है उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों पर बल, अनुभव व क्रिया पर बल, शिक्षा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये सभी आप प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत लिख सकते हैं। देखते हैं अपना अगला और लास्ट पेज। ये लाइन आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हमारा लास्ट पेज स्टार्ट हुआ है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी जो है वो समाप्त हो जाएगा और बाकी बचे हम थर्ड वाले पार्ट में देख लेंगे। तो पूरा सब्जेक्ट के सभी वन लाइनर आपके समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न देखते हैं, प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य तो क्या है? उचित पथ प्रदर्शन, नवीन मूल्यों का और आदर्शों का निर्माण, गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास, ये सभी। जॉन डेवी के शिक्षा के आधार क्या है? तो मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार, ये सभी हो जाएंगे। योजना विधि के जनक कौन है? इसके सोपान, तो योजना विधि के जनक जो है वो किलपैट्रिक हैं और ये जो है वो जॉन डीवी के जो है वो शिष्य थे। योजना विधि के सोपान क्या है? क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, समस्या, सूचना, सामान्य समाधान, परीक्षण और प्रयोग, ये सभी इसके सोपान के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? तो कहाँ है? ये आपका इलाहाबाद में स्थित है, जो मैंने पहले इसका फास्ट रिवीजन कराया तो वहां पर बताया भी था। तो ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? इलाहाबाद में। अगला है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। अगला है, एनसीईआरटी का पूरा नाम? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये एनसीईआरटी का पूरा नाम है। यहाँ पर जो राज्य लिखा है ये एससीईआरटी, एनसीईआरटी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जब एस लिखा हो तो बात की जा रही है स्टेट की, जब एन लिखा हो तो बात की जा रही है नेशनल की। तो राष्ट्रीय जब है तब आपका एनसीईआरटी, जब राज्य है तो एससीईआरटी है। जो एससीईआरटी है इसका मुख्यालय लखनऊ में है और जो एनसीईआरटी है इसका जो है वो नई दिल्ली में है। ये दोनों में अंतर है। अगला है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ था? तो एससीईआरटी का गठन 1981 में हुआ था। एनसीईआरटी कहाँ है? यही मैंने बताया आपको, नई दिल्ली में है। बीआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लॉक संसाधन केंद्र, यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ये फुल फॉर्म होती है। डाइट का पूरा नाम क्या होता है? तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, ये होती है डाइट की फुल फॉर्म। और इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये होती है इंग्लिश में, वो हिंदी में। अगला है, एनपीआरसी का पूरा नाम? तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, एनपीआरसी की फुल फॉर्म होती है। और अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, और लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक ना किया हो तो सभी लोग कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो प्रश्न आपका है लास्ट, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप क्या कहेंगे? ग्राम प्रधान जो है वो होता है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? प्रश्न आपका पूछा गया था 2015 में। आखिरी जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम सभी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2015 से लेकर 2020 तक सभी जो है वो देख लेंगे। तो थर्ड पार्ट मिस बिल्कुल भी ना करिएगा। और ये आपका प्रश्न है, मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता, इसका आंसर सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो इसी के साथ हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में या टेलीग्राम हर जगह सभी जगह मिल जाएगी। कोर्स में आपका सेकंड सेमेस्टर का ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ।
सभी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।